हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके सीटेट की ईवीएस की क्लास और अपने एनसीईआरटी सार संग्रह के आज के एपिसोड में हम नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नया शीर्षक है फौजी वहीदा। ये महिला हैं फौजी वहीदा और इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को एनसीईआरटी में शामिल करने का मेन उद्देश्य है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और जो लैंगिक विभेद है उसको कम करना। समाज में जो लैंगिक विभेद है कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है, इसी पे आज की हमारी टॉपिक है। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक है फौजी वहीदा। आइए तो अध्ययन करते हैं और अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और आनंद लीजिए वीडियो का। बड़ा ही उपयोगी वीडियो है ये, ठीक है। देखते हैं क्या है ये इनका चित्र दिया हुआ है फौजी वहीदा का और इनके बारे में क्या है आइए पढ़ते हैं। क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? ये कौन? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है और ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है, ठीक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है परेड को संभालना और एकमात्र ये महिला है जो पूरे परेड की कमान को संभाली। कौन? वहीदा फौजी वहीदा, ठीक है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने इनसे एक खास बातचीत की है, आओ उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वहीदा रहमान से खास बातचीत किया गया, उनके अनुभवों के बारे में बताया गया है, उनके जज्बात के बारे में बताया गया, उनके पसंद के बारे में बताया गया है और शिक्षा से संबंधित और पेशे तक पहुंचने में जो उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया उसका इसमें जिक्र हुआ है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं वहीदा प्रिज्म के फौजी वहीदा प्रिज्म के जीवन से संबंधित कहानियों के जानने के बारे में ले चलते हैं। आइए उनसे प्रश्न किया जाता है, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा बोलती हैं, मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूं। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हूं। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी पर वे इनके बाद आने के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे गांव के अन्य लड़कियां भी यहीं पढ़ने के लिए आती थी और उन्होंने कुछ नहीं सोचा। आगे क्या कह रही हैं? लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसी समय हमारे इलाके के लिए नई बात थी, यानी कि उस समय इनके इलाके की नई बात थी कि कोई बालिका 10वीं के क्लास पास करे। सोचो आप कि उस समय शिक्षा की, लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी दूर की चीज थी, कितनी दूर की चीज थी। आज तो आम बात है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं और सबके लिए समान शिक्षा की बात कही जा रही है। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहां तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा।
तब हम नानी के घर राजौरी में रहे, मैंने 12वीं भी वहीं से की। अब आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किलों से इन्होंने सामना किया पढ़ने के लिए। अगर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसी से सेम मिलता जुलता इनकी भी जिंदगी का जो इतिहास रहा है संघर्षों से रहा है। और महिला होके पढ़ाई के लिए जुनून इनके अंदर आया, और जबकि इनके धर्म और इनके आसपास के लोग इसके विरोध में रहते थे कि महिला को शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसके बावजूद इनने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंत में सफलता हासिल करके ही रही। आगे जो प्रश्न है देखिए, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी। वहीदा जी से कहा जा रहा है कि आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी। तो वहीदा जी इसका उत्तर दे रही हैं, क्या दे रही हैं? जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटर साइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम तीन बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूं और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। तो किसी भी माँ बाप की ये हसरत होती है, इच्छा होती है कि उनके जो बालक हैं वो उनके मुताबिक और अपनी योग्यता के मुताबिक अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट हो। तो इनके पिताजी की भी इच्छा थी कि ये तीनों बहनें कोई डॉक्टर बने, कोई पुलिस बने और कोई शिक्षिका बने। आगे आप डॉक्टर कैसे बनी, वहीदा जी से प्रश्न किया जा रहा है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहां मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। सोचो उस जमाने में MBBS की परीक्षा पास करना कितना कठिन है। आज तो समाज इतना डेवलप्ड हो गया है, शिक्षा इतना डेवलप्ड हो गई है कि इतना कठिनाई होती है। उस जमाने में गिनी चुनी लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती थी। फिर वहीदा जी से प्रश्न किया जा रहा है, आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। क्या थी ये? गर्ल गाइड भी थी। गाइड का काम क्या होता है? किसी ऐसे स्थान पे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वहां अगर आप टूर के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, तो वहां के स्थानीय लोग या वहां जो इस बारे में पूरी तरह जानकारी रखते हैं वो गाइड का काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते थे। और यहाँ पे गर्ल गाइड यानी कि महिला गाइड के रूप में इन्होंने काम भी किया। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। क्या हुआ था इनका? इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख तो होता ही है, लेकिन तीनों सेनाओं का मालिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसको भी आप नोट करिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये है वहीदा जी, ये हैं यहाँ पे। मुझे मतलब इनको अब चुन लिया गया है। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। आगे इनसे प्रश्न किया जाता है, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है। वहीदा बोली, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया।
मैं उनमें से एक हूं। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी। तो आप इस कहानी को पढ़कर क्या सीख लिए कि एक महिला के अंतर्गत कितना जुनून होता है, कितना जज्बा होता है। अगर वो चाह ले तो उसको पूरा कर सकती है। और उसी का वर्णन यहाँ पे वहीदा जी ने किया हुआ है। आगे इनसे प्रश्न होता है, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा बोली, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूं। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहां 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। यानी कि एक डॉक्टर का जो कर्तव्य है वही वहीदा जी भी कर रही हैं नौसेना में नौकरी करते हुए। आपके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूं कि मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। तो कोई भी इमरजेंसी की घटना होती है, अगर आपके साथ या हमारे साथ किसी के साथ घटती है, तो अगर आपके पास जानकारी है तो आप अपने साथ साथ अन्य लोगों के जान माल का खतरा जो होता है उसको टाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या इनसे प्रश्न किया गया, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? क्या जहाज जो पानी की जहाज है उस पे हॉस्पिटल होता है? उनसे पूछा जा रहा है। नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयां और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। ठीक है, यानी कि मिनी हॉस्पिटल वहां पे होता है और जरूरी जो दवाएं होती है वो रखी जाती हैं। आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो वहीदा जी कहती हैं, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। अगली बार इनसे पूछा जा रहा है, परेड के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है नौसेना का परेड, उसके बारे में पूछा जा रहा है वहीदा जी से। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। क्या होती हैं? 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतने जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़े के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। देखा आपने, 36 निर्देश देने होते हैं। परेड की कमान जो संभालता है, और इतनी तेज बोलना होता है कि जो आखिरी टुकड़ी हो वहां तक स्पष्ट आवाज जाए, साथ साथ दूर जो बैठे लोग हैं वहां तक भी आवाज आसानी से सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे। ठीक है, तो फिर वहीदा जी से प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरे परेड गड़बड़ हो जाती है। देखिए, परेड में 36 निर्देश देने होते हैं।
मतलब एक के बाद जो आपको स्टेप बाय स्टेप होते हैं वो करना होता है, और 36 बार चिल्लाना पड़ता है निर्देश देने के लिए। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ हो जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? वहीदा प्रिज्म से पूछा जा रहा है कि आपके नाम में जो प्रिज्म लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? तो वहीदा जी कहती हैं, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया था। तो जो प्रिज्म होता है कैसा होता है? प्रिज्म जो होता है वो शंकु के आकार का होता है, ऐसा होता है, और यहां से जब सूर्य की प्रकाश इसमें प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में विभक्त करके इसको 7 रंगों में दिखाता है। ठीक है, 7 रंग, इसी से जो प्रकाश का रंग है वो 7 रंगी यानी 7 रंगों से बना हुआ है। कौन इसको अलग करता है, कौन बिखेरता है? प्रिज्म। और यही ये वर्णन कर रही हैं कि मेरे पिताजी चाह रहे थे कि मैं ऐसी कांच हो जाऊं या ऐसे कांच की तरह हो जाऊं जो 7 रंगों को दर्शाता है, इसीलिए ये इनके नाम के पीछे प्रिज्म नाम लगाया गया। क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? तो आप इस चीज को जानते रहिए कि भारतीय जो सेना है वो 3 भागों में विभक्त है। नौसेना है, आपकी वायुसेना है, और थल सेना है। थल सेना यानी कि जो सतह पर कमान संभालती है उसे थल सेना कहा जाता है। जो आपका वायु में यानी कि आकाश में विचरण करते हुए देश की रक्षा करती है उसे वायुसेना कहा जाता है। और क्या है एक नौसेना? क्या होती है नौसेना? का मतलब होता है आपका समुद्र में जो, यही इनका जो पेशा है जिससे जुड़ी हुई है वहीदा, वही नौसेना होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो नौसेना के अंदर जो समुद्रों में हमारी रक्षा करते हैं, जो समुद्र के अंदर देश की रक्षा करते हैं, उसे नौसेना कहा जाता है। तो जो वहीदा जी थी वो नौसेना में क्या थी? पेशे से डॉक्टर थी। बाद में उन्होंने परेड का भी कमान संभाला और 36 निर्देश जो स्टेप बाय स्टेप देने होते हैं। तो आपने देखा कि एक महिला होके और कितनी उपलब्धियों को उन्होंने छुआ, सिर्फ अपने संघर्षों के बदौलत और अपने जज्बाती तेवर के बदौलत। तो इस आज का जो हमारा ये टॉपिक था, इसका मेन जो उद्देश्य था आपको पढ़ाने का, उसका यही था कि जो आज के जमाने में जेंडर पक्षपात है या लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म करना, और दूसरा, आप अगर किसी कार्य के बारे में सोचते हैं और जज्बात रखते हैं उसको पूर्ण करने का, तो आप उसको कर सकते हैं बशर्ते आप सही दिशा में काम करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।